आजकल लोग इंटरव्यू को एक सीरियल या नेटफ्लिक्स की सीरीज की तरह देखने लग गए हैं। आपकी आंखों की तारीफ बहुत करते हैं student। निधि जी, एक डेट पर जाने जैसा है। आप एक डेट पर गई, आपको कोई पसंद आया, आप उनके साथ ज़्यादा समय व्यतीत करेंगी। इंटरव्यूअर्स आर ऑल्सो काइंड पीपल, वो वहाँ पर किसी को भी परेशान करने के लिए नहीं बैठे हैं। कई स्टूडेंट्स ये भी कहते हैं कि अगर सलोनी जी हमें यूपीएससी पढ़ाएं फिर तो हम पास कर ही लेंगे। अगर आपका डैफ इस कॉन्वर्सेशन को लीड नहीं करेगा तो आप पर ऐसी जगहों से वार होगा जो आपने एक्सपेक्ट नहीं किया है। न हार में न जीत में, किंचित नहीं भयभीत में, संघर्ष पथ पर जो भी मिला, ये भी सही वो भी सही। नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज़ तक। मैं हूं निधि तनेजा और आज की खास यूपीएससी एक्स्ट्रा क्लास में हमारे साथ हैं सलोनी खन्ना। स्टूडेंट्स इन्हें परम सुंदरी कहते हैं, बहुत सारे फैंस हैं आपके स्टूडेंट्स। थैंक यू निधि फॉर द कॉम्प्लीमेंट। और उन्हीं के सवाल जो हैं लेकर आज हम आए हैं सलोनी जी के पास। आज वैसे तो आप इंटरव्यू के दूसरी तरफ रहती हैं पैनल में, आज मैं उस तरफ हूँ, आप इस तरफ हैं, लेकिन सवाल इस बारे में कि जब आप उस तरफ होती हैं, पैनल में होती हैं, तो स्टूडेंट्स में, कैंडिडेट में व्हाट डू यू लुक फॉर? क्या आप देखते हैं कि ये चीज़ें ज़रूर होनी चाहिए? निधि जी, जब हम एक इंटरव्यू ले रहे होते हैं, ये इंटरव्यू डिपेंड करता है। अगर हम यूपीएससी का इंटरव्यू ले रहे हैं तो उसका एक क्राइटेरिया है, यूपीपीसीएस का इंटरव्यू ले रहे हैं तो उसका एक क्राइटेरिया है, अगर हम इंडियन फॉरेस्ट सर्विसेज के लिए इंटरव्यू ले रहे हैं तो उसके लिए एक क्राइटेरिया है। बट एक स्टैंडर्ड मापदंड जो हर इंटरव्यू में रहता है वो सबसे पहली बात कैंडिडेट की ऑनेस्टी रहेगा, दूसरी बात कैंडिडेट की इंटेग्रिटी रहेगा, और तीसरी बात कैंडिडेट का प्रेजेंस ऑफ माइंड रहेगा। तो ये तीन चीज़ें बेसिकली हम लोग एक कैंडिडेट में ढूंढते हैं। जी। और कुछ चीज़ें जो बिल्कुल ही डील ब्रेकर हैं, अगर आप कहें कि भाई ये तो फिर नामंजूर है बिल्कुल। ब्लफ करना, अगर कोई कैंडिडेट झूठ बोल रहा है और वो झूठ हमने पकड़ लिया तो इसका मतलब आप अच्छा झूठ नहीं बोल पाते हैं। तो यही रेकमेंड करूँगी मैं कैंडिडेट्स को कि इंटरव्यू में झूठ मत बोलिए, ऑनेस्ट रहिए। और ऐसा सवाल भी कई बार कई स्टूडेंट्स ने पूछा कि झूठ क्या बोला जा सकता है इंटरव्यू में, ब्लफ किया जा सकता है कि भाई कुछ देर के लिए एक सर्टन इमेज जो है वो पोर्ट्रे कर दी जाए कि भाई हम तो ऐसे हैं। देखिए, आइडली तो मैं एज अ टीचर यही चाहूँगी कि आप जो हैं आप वही दिखाइए, लेकिन कभी कभी मैं समझती हूँ कि हमारी पर्सनालिटी ऐसे शेप होती है ओवर द इयर्स कि उसे बदल पाना मुश्किल होता है, और अगर इंटरव्यू आ गया तो आप उस मौके को जाने नहीं दे सकते हैं। तो आप थोड़ा सा मैनिपुलेट कर सकते हैं, डिप्लोमेटिकली इसे हैंडल कर सकते हैं, लेकिन ब्लेटेंट लाई एक्सेप्टेबल नहीं होगा। जैसे मान लीजिए आपकी फला चीज़ को लेकर कोई एक थॉट प्रोसेस है पर आपको पता है कि वो गलत है। आप लेट्स अज्यूम आपकी पेट्रियार्कल माइंडसेट है क्योंकि आप शायद किसी गांव से आते हैं या हम सबका परिवेश वैसा रहा है, लेकिन आप चाहते हैं कि आप इक्वालिटी की तरफ बढ़ें, तो इट्स ओके टू टेक योर आइडियलिस्टिक स्टैंड। उसके बारे में झूठ बोलना ठीक है जब तक आप जेन्युइनली बिलीव करते हैं कि आप वहाँ जाना चाहते हैं। अच्छा, एक चीज़ और कई स्टूडेंट्स की तरफ से सवाल आया कि जो पैनल होता है जी, ये आप तो एक मॉक पैनल में रहती है, लेकिन एक जो यूपीएससी का पैनल होता है उसमें किस हिसाब से जो लोग हैं वो तय तरीके से बैठाए जाते हैं कि ये जो इंसान है वो इसी बारे में पूछेगा या आप है वो आप इस बारे में पूछेंगे? हाउ डज इट, मतलब कॉन्स्टिट्यूट कैसे होता है पैनल? सो देयर इज नो फिक्स क्राइटेरिया टू इट, बट ओवरऑल अ पैनल कॉन्स्टिट्यूट्स ऑफ लॉट ऑफ एक्सपर्ट्स। उसमें एक चेयरमैन रहते हैं जो ब्यूरोक्रेट होते हैं, उसमें डिफेंस, आर्मी, नेवी बैकग्राउंड का कोई रहता है, उसमें एक प्रोफेसर रहेंगे जो एकेडमिशियन होंगे, उसमें साइकोलॉजिस्ट रहते हैं, उसमें हो सकता है कोई इंडस्ट्री एक्सपर्ट भी हो। तो पैनल में बहुत ज़्यादा डाइवर्सिटी होती है और ऐसा कुछ फिक्स नहीं होता है कि कोई क्या पूछेगा, बट अगर कोई किसी एक पर्टिकुलर फील्ड का एक्सपर्ट है तो एक्सपेक्टेशन यही होगी कि वो उसी के अराउंड सवाल पूछें। तो ऐसा कुछ डिसाइडेड नहीं होता है कि आपको ये पूछना है, आपको ये पूछना है या आपको वो पूछना है। बहुत ऑर्गेनिक कॉन्वर्सेशन क्राइटेरिया होता है, और यूपीएससी इंटरव्यू नहीं है, ये एक बहुत अच्छी कॉन्वर्सेशन जो हम एस्पायर करते हैं कि हम बड़े लोग एक्सपर्ट्स के साथ बैठकर अच्छी कॉन्वर्सेशन कर पाएँ। तो ये कुछ अच्छी कॉन्वर्सेशन की तरह मुझे लगता है ज़्यादा होता है। और इस कॉन्वर्सेशन के दौरान जब आपको कोई जवाब नहीं आता तो ऑब्वियसली कॉन्फिडेंस कम हो जाता है। वहीं पर अगर कोई ऐसा सवाल आ जाए कि भाई अगर सबको सारे जवाब आते होते तो सब बुद्धा बन चुके होते हैं। तो सारे जवाब किसी को नहीं आते, ये बात पैनल पे बैठे लोगों को भी पता है। हो सकता है उन्हें भी कुछ चीज़ों के जवाब नहीं आते हों, तो किसी सवाल का जवाब नहीं आना कोई ज़रूर नहीं है। यू कैन ऑलवेज से सॉरी एंड से दैट यू विल गो बैक एंड रीड अबाउट इट। लेकिन अगर मान लीजिए आपने लिखा है कि आप मैकेनिकल इंजीनियर हैं और आपसे बहुत बेसिक बातें पूछी जाएँ मैकेनिकल इंजीनियरिंग के बारे में, और अगर आपको वो नहीं आती हैं, तो ये आपकी पर्सनैलिटी के बारे में कुछ ऐसा दर्शाता है जो हम एज इंटरव्यूअर्स नहीं देखना चाहते हैं। और एज इंटरव्यूअर जब आप इस तरफ बैठते हैं,
कैंडिडेट की बॉडी लैंग्वेज की अगर आप बात करें कि बिल्कुल एंटर होते ही अगर फॉर एग्जांपल आपसे कोई ना पूछे कि भाई कैन आई कम इन, तो इसको आप एक खराब जेस्चर के तरीके से मानेंगे? कैन आई कम इन इतनी बड़ी बात नहीं होगी, क्योंकि इंटरव्यू एक स्ट्रेसफुल सिचुएशन होती है। जब आप इंटरव्यू के लिए जा रहे होते हैं, आपके मन में 100 तरह के ख्याल आते हैं कि इंटरव्यू नहीं हुआ तो क्या होगा, या मुझे अपना बेस्ट देना है। तो ये हम भी समझते हैं कि कैंडिडेट अपने बेस्ट स्टेट ऑफ माइंड में नहीं होता जी। है, लेकिन कुछ गलतियाँ ऐसी हैं जो एक्सेप्टेबल नहीं है। जैसे बहुत बार मेरे साथ ऐसा होता है कि जब मैं पैनल पर बैठती हूँ तो लोग आकर मुझे बोलेंगे गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग मैम की जगह मुझे अक्सर गुड मॉर्निंग सर सुनना पड़ता है, तो ये मुझे थोड़ा सा प्रॉब्लमेटिक लगता है। और बॉडी लैंग्वेज की बात करें, अब कुछ मेल कैंडिडेट्स अपनी दी गई चेयर पर जितनी उन्हें जगह लेनी है उससे ज़्यादा जगह लेकर पैर खोल कर बैठते हैं, कुछ फीमेल कैंडिडेट सिकुड़ कर बैठती हैं। तो ये सब चीज़ें ऐसी चीज़ें हैं जिनका आपको ध्यान रखना चाहिए एक इंटरव्यू में। अच्छा, यहाँ एक चीज़ और कि आपका इंटरव्यू कितना लंबा हुआ, कितना छोटा हुआ, क्या ये भी काफ़ी कुछ डिफाइन कर देता है? मैं जाऊँ, मेरा इंटरव्यू 10 मिनट का हो, आप जाएं, आपका इंटरव्यू 40 मिनट का हो। देखिए, ये डेफिनेटिव नहीं है निधि जी, एक डेट पर जाने जैसा है। आप एक डेट पर गई, आपको कोई पसंद आया, आप उनके साथ ज़्यादा समय व्यतीत करेंगी, या फिर आपको कोई इतना पसंद आया कि आपने 10 मिनट में ही डिसाइड कर लिया कि ये कैंडिडेट सही है। तो ऐसा ही इंटरव्यू में है। टाइम कोई स्टैंडर्ड थंब रूल नहीं है कि अगर आपके साथ ज़्यादा टाइम बिताया है बोर्ड ने तो अगर आपके साथ ज़्यादा टाइम बिताया है बोर्ड ने तो आपका इंटरव्यू अच्छा ही गया है नेसेसरली। हो सकता है बोर्ड को ज़्यादा टाइम इसलिए लगा क्योंकि आपकी सही पर्सनालिटी बाहर लाने में ज़्यादा टाइम लग रहा था, और अगर आपके साथ कम टाइम बिताया है तो ये भी कोई ज़रूरी नहीं है कि आपका इंटरव्यू अच्छा नहीं हुआ। तो मेरे हिसाब से इंटरव्यू एक कॉन्वर्सेशन है। अगर किसी को आपसे बात करने में मज़ा आ रहा है तो जनरली आपके साथ ज़्यादा टाइम बिताया जाएगा, लेकिन छोटे इंटरव्यू का मतलब कतई ये नहीं है कि आपका इंटरव्यू अच्छा नहीं गया। जी, इट कैन नॉट बी द ओनली डिफाइनिंग थिंग। No, actually interview is not as objective as we treat it. It's very subjective. In the end, your goal should be to impress the interviewer and come out. और बहुत बार बच्चे ये बात भूल जाते हैं कि एक अनइक्वल कॉन्वर्सेशन है। जैसे अक्सर मेरे सोशल मीडिया पेजेस पर भी लोग मुझे ट्रोल करते हैं, बोलते हैं मैम आपने ये सवाल कैसे पूछ लिया, वो सवाल कैसे पूछ लिया। इंटरव्यू इज़ नॉट अबाउट माई टेस्ट, इंटरव्यू इज़ नॉट अबाउट मी, इट इज़ अबाउट यू। आपको मौका दिया जाता है अलग अलग तरह के सवाल पूछकर कि आप अपनी स्ट्रेंथ और वीकनेस को दर्शाएं। तो लोगों का ये जो मानसिकता है कि इंटरव्यू इज़ अबाउट इंटरव्यूअर, इट्स नॉट। इन दी एंड आपको जाकर इंटरव्यूअर को इम्प्रेस करना है। आप कैसे भी इम्प्रेस कीजिए, आपने इम्प्रेस कर लिया तो आप अपनी बाजी जीत गए। और आपने कहा ट्रोलिंग के बाद अफेक्ट करता है ये सब? मुझे तो नहीं करता है, मतलब ट्रोलिंग बहुत ज़्यादा अफेक्ट, क्योंकि मैं एक टीचर हूँ तो अलग अलग तरह के स्टूडेंट्स मिलते ही हैं, क्लास में भी अलग अलग तरह के स्टूडेंट्स मिलते हैं। लेकिन मुझे कभी कभी थोड़ा सैड फील होता है, फील पिटी फॉर दोज पीपल जो बाहर नहीं आ पा रहे हैं कुछ चीज़ों से या जो समझ नहीं पाते हैं। बट आई जनरली टेक दिस इन माई स्ट्राइड। मुझे बहुत ज़्यादा ट्रोलिंग से फ़र्क नहीं पड़ता है। लेकिन जब आपने जैसे कहा कि कुछ सवालों को लेकर कुछ लोग होते हैं वो नाखुश होते हैं कि भाई ये क्यों पूछ लिया, तो उससे आपके सवालों पे कोई इफेक्ट तो नहीं होता? आपको जो पूछना है वही पूछते हैं कि इंटरव्यूअर, एक जो स्टूडेंट आया है उसके डैफ के बेसिस पे जो आपको मिलेगा आप वो पूछेंगे? देखिए, ये जो सवाल लोग करते हैं कि आपने ये सवाल क्यों पूछा, क्यों नहीं पूछा, ये लोग कभी इंटरव्यू गए नहीं होते हैं और इन्होंने खुद इंटरव्यू दिया नहीं होता है। जिन लोगों ने इंटरव्यू दिया होता है उन्हें पता है कि आप क्यों, कब, कहाँ, कैसे पूछ रहे हैं। और हम ये बात नहीं क्लेम करते कि जो हम पूछ रहे हैं वो यूपीएससी भी पूछेगा, या जो हम आपसे मॉक इंटरव्यू में पूछ रहे हैं वो कहीं और भी पूछा जाएगा। पर हम ये क्लेम करते हैं कि जो एक्सपीरियंस हम आपको दे रहे हैं वैसा सिमिलर एक्सपीरियंस आपका एक्चुअल में रहेगा, क्योंकि सब अलग अलग इंसान हैं, सब सेम सवाल तो पूछ नहीं सकते हैं। तो आइडिया है कि हम तैयारी के फेज़ में ही आपकी सारी चीज़ें टेस्ट कर लें, आपको प्रेशर मिला के भी टेस्ट कर लें, आपको कंफर्ट देकर बोले कि चुटकुला सुनाइए तो वो भी टेस्ट कर लें कि कहीं आप ऐसा वैसा चुटकुला तो नहीं सुनाएंगे यूपीएससी में, या आपसे आपकी फैमिली के बारे में सेंसिटिव सवाल पूछ लें, या आपकी नॉलेज को टेस्ट कर लें। तो ऑब्जेक्टिव है कि हर तरीके से आपको टेस्ट कर लिया जाए बिफोर यू अपीयर फॉर योर रियल इंटरव्यू। तो उस पर किसी का अगर ये ओपिनियन है कि आपने ये सवाल क्यों पूछा है, वो सवाल क्यों पूछा, एक्चुअली आजकल लोग इंटरव्यू को एक सीरियल या नेटफ्लिक्स की सीरीज़ की तरह देखने लग गए हैं, तो उन्हें देखने में मज़ा तो बहुत आता है और फिर उनकी ओपिनियन भी रहती है। पर हम इसका रूट जो है वो भूल जाते हैं कि ये एक्चुअल में मॉक इंटरव्यू है यूपीएससी के लिए। तो यूपीएससी इंटरव्यू में क्या होता है और उसकी क्या रिक्वायरमेंट्स हैं, ये उसी के बेसिस पर बना है, ना कि एक्चुअल में बिंज वॉच करने के लिए। और इसमें डिटेल्ड एप्लीकेशन फॉर्म की बड़ी भूमिका रहती है, ख़ासतौर पर जब आप इंटरव्यू में जाते हैं तो। और कई कैंडिडेट्स जो है वो अपने बारे में ही जो चीज़ें उन्होंने बताई होती हैं कहीं ना कहीं वहीं फंस जाते हैं, क्योंकि डैफ में कोई ऐसा जिक्र कर दिया, मान लीजिए हॉबी जो नहीं है वो आपने लिख दी तो फंस गए।
तो बिल्कुल। फिर डैफ कितना ज़रूरी है? डैफ बहुत ज़रूरी है। डैफ इज़ लाइक द बाइबल ऑफ योर यूपीएससी जर्नी। अगर आप अपने डैफ में कंसिस्टेंसी नहीं दिखा पा रहे हैं, ऑनेस्टी नहीं दिखा पा रहे हैं, तो मतलब आप ऑनेस्ट इंडिविजुअल है ही नहीं। आप लिखने को अपनी हॉबी लिख दीजिए कि पैराग्लाइडिंग आपकी हॉबी है, लेकिन आपने आज तक पैराग्लाइडिंग नहीं की, तो ये आपकी पर्सनैलिटी के बारे में क्या दर्शाता है, ये आप खुद जानते हैं। जी, और एक क्योंकि कमेंट सेक्शन में कई सवाल आते हैं जब हम यूपीएससी एक्स्ट्रा क्लास में इंटरव्यू करते हैं, और एक बार फिर वो सवाल आया जिसका शुरू में भी जिक्र किया कि क्या इसमें 1% भी आप फेक कर सकते हैं, ब्लफ कर सकते हैं, धोखा दे सकते हैं, और ऐसा है कि सामने वाला आपको पकड़ नहीं पाएगा? देखिए, आप धोखा दे सकते हैं, देर आर चांसेस कि आप धोखा दें और आप बच भी जाएं, पर वो रेकमेंड इसलिए नहीं किया जाता क्योंकि जनरली आप नहीं बच पाते हैं। और वो बहुत डिसटेस्टफुल होता है जब आप पकड़े जाएं कि आप झूठ बोल रहे हैं, आप मेंस निकाल कर, अच्छे कैंडिडेट इतने सालों की तैयारी कर कर वहाँ पहुँचे हैं, और फिर वहाँ जाकर अभी आपकी जर्नी की शुरुआत भी नहीं हुई है एज अ सिविल सर्वेंट, प्रशासनिक सेवक की तरह अभी आपकी जर्नी शुरू भी नहीं हुई और आप पहले से ही झूठ बोले जा रहे हैं, तो ये बस डिसटेस्टफुल होता है। ऐसा नहीं, ये कर पाना असंभव है, आप कर सकते हैं, ये हो सकता है आप बच भी जाएं, बहुत सारे लोग बच भी जाते हैं, पर ये रिकमेंडेड इसलिए नहीं है क्योंकि ये बस डिसटेस्टफुल है। और डिटेल्ड एप्लीकेशन फॉर्म को लेकर ये एक सवाल कि क्योंकि डिटेल्ड एप्लीकेशन फॉर्म है इसलिए डिटेल्स तो आपको भरनी है, बिल्कुल। वहाँ से तो आप भाग सकते नहीं, तो मतलब थोड़ा नाप तोल के वहाँ चलना चाहिए का क्या? क्योंकि मान लीजिए एक्स्ट्रा डिटेल्स जो आप अवॉइड कर सकते हैं, क्योंकि इंटरव्यू में आपसे पूरा पूछ लिया जाता है, आप दिल्ली से हैं तो तुगलकाबाद, आप पटना से हैं तो आपसे कुछ हिस्ट्री पूछी जा सकती है, तो ये थोड़ा सा बचकर चलना चाहिए वहाँ, या जो है जैसा है बता दिया जाए? निधि जी, बैलेंस्ड होना चाहिए डैफ, डेफिनेटली। इनफैक्ट आपको एक्स्ट्रा कॉशियस होना चाहिए कि आप अपने डैफ में कोई भी ऐसा लूप होल ना छोड़ें जिससे आप फंस जाएं इंटरव्यू में। लेकिन हम ये बात भूल जाते हैं कि इंटरव्यू एक कॉन्वर्सेशन है। अगर आप इस कॉन्वर्सेशन को लीड नहीं करेंगे या अगर आपका डैफ इस कॉन्वर्सेशन को लीड नहीं करेगा तो आप पर ऐसी जगहों से वार होगा जो आपने एक्सपेक्ट नहीं किया है। तो आई थिंक नोन एनिमी इज़ बेटर देन अननोन एनिमी। इसलिए आप अपने डैफ में जो चीज़ें लिखी हैं उनकी तैयारी कीजिए, रैदर देन इससे भागना कि अपने डैफ में कुछ लिखे ही ना, या बहुत लोग बहुत कम चीज़ें लिखते हैं अपने डैफ में कि हमसे कुछ पूछा ही ना जाए। पर मेरी पर्सनल सलाह यही रहेगी कि आप अपने डैफ में चीज़ें लिखिए और फिर उसकी तैयारी कीजिए और कॉन्वर्सेशन को खुद लीड कीजिए, बजाय कि रैंडम सवाल आपसे पूछे जाएं। जी, और यही कंसर्न भी था इस सवाल को लेकर कि आपसे कहीं और से हमला ना हो जाए आपके ऊपर एक इंटरव्यू के अंदर। जी। इसलिए बेटर है कि डिफाइंड एरियाज आप अपने बिल्कुल तय करके रखें। अच्छा सलोनी, एक सवाल ये भी आता है कि इंग्लिश वर्सेस हिंदी वाली बात हर जगह घूमकर आ जाती है, सिर्फ यूपीएससी इंटरव्यू में नहीं, लेकिन एक कॉमन परसेप्शन सा बन गया है। ऐसे में जो हिंदी बोलते हैं स्टूडेंट्स, वो कहीं ना कहीं थोड़ा सा अंडर कॉन्फिडेंट हो जाते हैं कि भाई उनका इम्प्रेशन बिल्कुल बढ़िया नहीं पड़ेगा जब तक वो अंग्रेजी फुल ऑन बोल ना लें। देखिए, ऐसा मुझे लगता है ये एक मिथ है कि हिंदी वाले स्टूडेंट्स का सिलेक्शन नहीं होता है। हमने निशांत जैन, रवि सिहाग जैसे बहुत सारे कैंडिडेट्स, गौरव बुदानिया, इन लोगों को देखा है, इन्होंने हिंदी मीडियम लेकर ही अपना सिलेक्शन करवाया है। हैविंग सेड दैट, अंग्रेज़ी आज की डेट में फंक्शनल आना मेरे हिसाब से इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि ग्लोबल लैंग्वेज है, इंटरनेशनली भी आपको बहुत सारी चीज़ों में हेल्प रहती है, और कंपलसरी पेपर भी रहता है इंग्लिश का एक यूपीएससी में। तो आपको अंग्रेज़ी आनी तो चाहिए फंक्शनल लेवल पर। आप बहुत हाई फाई वर्ड्स मत बोलिए, आपको बहुत अच्छे से भी अगर नहीं आता है तो चलेगा, बट मुझे लगता है फंक्शनल इंग्लिश सबको आनी चाहिए। लेकिन ऐसा कहीं ना कहीं फील होता है यूपीएससी की तैयारी में कि हिंदी माध्यम के कैंडिडेट्स को थोड़ा सा सौतेला व्यवहार मिलता है। वो इसलिए क्योंकि हमारे जितने भी रिसोर्सेज हैं, जितने भी तैयारी के साधन हैं, या बहुत सारे अच्छे टीचर्स, वो सब लोग अंग्रेज़ी माध्यम में ही तैयारी करवाते हैं। तो ये थोड़ा इम्बैलेंस यूपीएससी तैयारी में एक्सपीरियंस करने को मिलता है, और मुझे हिंदी वाले कैंडिडेट्स से ये अक्सर शिकायत भी सुनने को मिलती है, और मैं इस बात से कहीं ना कहीं सहमत भी हूँ कि हिंदी के जो सोर्सेज हैं वो थोड़े कम हैं। जैसे अब पॉल साइंस में अगर किसी को हिंदी माध्यम से पॉल साइंस का ऑप्शनल लेना है या इकोनॉमिक्स का ही लेना है तो थोड़ा चैलेंज रहता है उनके लिए। लेकिन ऐसा नहीं है कि इम्पॉसिबल है, क्योंकि हमने देखा है बहुत सारे कैंडिडेट्स ने हिंदी का मीडियम चूज़ करके भी सिलेक्शन पाया है। और इसमें क्योंकि पिछली बार भी हमने बातचीत की थी इंटरव्यू में, बॉडी लैंग्वेज की तब भी बात की थी, और अब भी जो है बॉडी लैंग्वेज को लेकर सवाल आए, खास तौर पर आई कांटेक्ट को लेकर, और आपकी आंखों की तारीफ बहुत करते हैं स्टूडेंट। हाँ, तारीफ भी करते हैं और फिर ट्रोल भी करते हैं उसको लेकर मुझे। नहीं, ट्रोल नहीं करना चाहिए बिल्कुल, जी, तारीफ अच्छी है। जी, तो आई कांटेक्ट की जहाँ तक बात है, हमारी ये ओपिनियन है उसको लेकर
कि निधि जी, मान लीजिए मैं आपसे बात कर रही हूँ, मैं आपसे बात करते करते किसी पेड़ को देख लूँ, अभी हम कर्तव्य पथ पर हैं, मान लीजिए मैं किसी बिल्डिंग को देखने लग जाऊँ, तो आपको लगेगा ही नहीं कि मैं आपसे बात कर रही हूँ। यही इंटरव्यू में हम चाहते हैं कि जब एक कैंडिडेट एक पैनलिस्ट से बात कर रहा है तो वो आंखों में आंखें डालकर बात करे, उससे ट्रस्ट एस्टैब्लिश होता है, उससे हमें ये लगता है कि आप सच बोल रहे हैं। क्योंकि आपने देखा होगा अक्सर बचपन में जब हमें डांट पड़ती थी या हमारे माता जी पिताजी डांटते हैं तो हम नज़र नीचे झुका लेते हैं। तो अगर आप नीचे देखकर या ऊपर देखकर बात कर रहे हैं, इसका मतलब आप सच नहीं बोल रहे हैं। ये साइकोलॉजी के भी पैमाने हैं, इसलिए रिकमेंड किया जाता है कि आप आई कांटेक्ट करके बात कीजिए। लेकिन इस पर भी अलग अलग थ्योरीज़ हैं। यूपीएससी इंटरव्यू में बहुत लोग बोलते हैं कि सिर्फ चेयरमैन से आई कांटेक्ट कीजिए, बाकी लोगों से मत कीजिए। तो ये आपकी पर्सनल चॉइस रहेगी, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि आप जिस भी पैनलिस्ट से बात कर रहे हैं, आप उनके साथ आई कांटेक्ट इस्टेब्लिश करके और बात कीजिए। और मैं इस पर ये भी ऐड करना चाहूँगी कि आपकी ये बॉडी लैंग्वेज कहीं और से नहीं आती। जो आपकी मेंटल थॉट्स होती हैं वो आपकी बॉडी लैंग्वेज में रिफ्लेक्ट होती हैं। जैसे अगर आप नर्वस हैं तो आप अपने हाथों के साथ खेलने लग जाएंगे, यू विल बी फिजिटी। अगर आप एंग्शियस हैं तो आप अपने पैर शेक करने लग जाएंगे। तो आइडिया ये है कि मेंटली काम रहें। अगर आप मेंटली काम रहेंगे तो आपकी बॉडी लैंग्वेज में रिफ्लेक्ट होगा। और अगर आप मेंटली काम नहीं हैं, जो कि अक्सर हम इंटरव्यू के स्टेट में नहीं होते, तो उसे ऐसे कंट्रोल करें कि आपकी वो बॉडी लैंग्वेज में विजिबल ना हो। मतलब उतनी आप खुद को ट्रेनिंग दें या सीखें या प्रैक्टिस करें कि वो इतना विजिबल नहीं हो। लेकिन अगर वो होगा भी विजिबल तो इट्स ओके। एज आई सेड, इंटरव्यूअर्स आर ऑल्सो काइंड पीपल। वो वहाँ पर किसी को भी परेशान करने के लिए नहीं बैठे हैं। तो इंटरव्यूअर्स को भी समझ आता है कि आप नर्वस होंगे, लेकिन आप कितनी बड़ी गलती कर रहे हैं नर्वसनेस में, बस ये डिपेंड करता है। इतनी बड़ी गलती मत कीजिए कि वो पचाई ना जा सके। अगर वो छोटी छोटी गलती हैं तो इंटरव्यूअर्स विल ऑल्सो बी काइंड टू यू, और वो आपको माफ़ कर देते हैं उन गलतियों के लिए। और क्योंकि आई कांटेक्ट, आंखों की बात कर रहे थे, एक बच्चे एक सवाल पूछ रहे थे, पूछूं या नहीं? उनकी तरफ से पूछ रही हूँ मैं। पूछिए। ये जो आपका सुंदर सा कलर है आंखों का, ये असली एकदम है? बिल्कुल असली है, और मेरे को इसके ऊपर चश्मा पहनना पड़ता है कभी कभी। और आई हैव इनहेरिटेड दिस फ्रॉम माई मॉम, और मेरी मॉम की आईज़ बहुत ज़्यादा सुंदर हैं जी। और लेकिन जितनी सुंदर सलोनी जी हैं, उतना ही टफ इंटरव्यू में, और कई बार ये भी बातें कही जाती हैं कि बहुत टफ हो जाते हैं आप इंटरव्यू में। होते हैं आप, लेकिन आपका काम भी है, मुझे दूसरी तरफ ये भी लगता है। बिल्कुल निधि जी, जैसा कि आपने कहा कि मेरी कोई पर्सनल एनिमोसिटी तो है नहीं किसी भी कैंडिडेट से। आइडिया ये होता है कि प्रेशर में थोड़ा सा ग्रिल करके अगर टेस्ट किया जा सके कैंडिडेट को। हम सब पोलाइट ही रहते हैं, जो भी कैंडिडेट्स हैं वो हमारे स्टूडेंट्स हैं। और एज अ टीचर मैं तो चाहूँगी कि मेरे स्टूडेंट का सिलेक्शन हो। हम क्यों नहीं चाहेंगे? वी डोंट वांट टू पुल डाउन स्टूडेंट्स। और ऐसा नहीं है कि हम घर से लड़ाई करके आते हैं, मतलब हम बहुत अच्छे मूड में होते हैं। वी आर जस्ट डूइंग आवर जॉब व्हेन वी आर सिटिंग देयर एंड ग्रिलिंग अ कैंडिडेट। तो इसमें किसी का भी कोई पर्सनल इंटरेस्ट नहीं है, या हमें मज़ा नहीं आता है, या हम लाइफ से फ्रस्ट्रेटेड हैं, ऐसा कुछ भी नहीं है। इट्स जस्ट दैट इज़ द नीड ऑफ द आवर, दैट इज़ माई जॉब। व्हेन आई सिट देयर, इट्स माई जॉब टू टेस्ट कैंडिडेट इन एवरी पॉसिबल आस्पेक्ट। हम बहुत बार हंसते भी हैं कैंडिडेट्स के साथ, उनसे गाने भी सुनते हैं। तो जो जैसी रिक्वायरमेंट होती है हम उसके हिसाब से वहाँ पर ऑपरेट करते हैं। तो टफ आप डेलिबरेटली नहीं होते हैं? मैं थोड़ी सी स्ट्रिक्ट टीचर हूँ, ऐसा मेरे स्टूडेंट्स कंप्लेन करते हैं। भी पढ़ाते हैं आप? जी जी जी, तो मैं थोड़ी सी स्ट्रिक्ट हूँ, बट मुझे लगता है एज अ टीचर वो मेरी रोल का पार्ट है कि मुझे थोड़ा सा स्ट्रिक्ट रहना चाहिए। बट एट द सेम टाइम आई हैव सम वेरी गुड बॉन्ड विद माई स्टूडेंट्स एंड गुड कनेक्शंस विद देम। तो थोड़ा सा स्ट्रिक्ट मैं हूँ, मैं एडमिट करती हूँ। और कई स्टूडेंट्स ये भी कहते हैं कि अगर सलोनी जी हमें यूपीएससी पढ़ाएं फिर तो हम पास कर ही लेंगे। नहीं नहीं, ऐसा बिल्कुल नहीं है। आपके पास ऑलरेडी बहुत सारे यूपीएससी के अच्छे टीचर्स हैं, और ऐसा आप बहुत सारे और सोर्सेज हैं आपके पास पढ़ने के। ऐसा नहीं है कि आपको मुझसे ही पढ़ना पड़ेगा पास करने के लिए। मैं तो आजकल यूपीएससी के लिए पढ़ा भी नहीं रही हूँ, मे बी इन फ्यूचर सम टाइम। और ड्रेसिंग को लेकर कई सवाल आते हैं कि भाई जब इंटरव्यू में आप जाएं और किस तरीके से आपको ड्रेस करना चाहिए, क्या पहनना चाहिए फॉर मेल कैंडिडेट्स एंड फीमेल कैंडिडेट्स? टॉकिंग अबाउट फीमेल कैंडिडेट्स, आपके पास दो ऑप्शंस होते हैं। मतलब आपको एथनिक वेयर पहनना चाहिए, आप वेस्टर्न फॉर्मल्स भी पहन सकते हैं, ऐसा कुछ रिजिड क्राइटेरिया नहीं है, बट देन यू शुड बी एबल टू पुल इट ऑफ। सबसे पहले जो आपने पहना है आप उसमें कंफर्टेबल होने चाहिए। अगर आपको कहीं से कुछ चुभ रहा है, आप कंफर्टेबल नहीं है, आप यू आर फीलिंग शाई अबाउट इट, तो आपको वो नहीं पहनना चाहिए। दूसरा, आपको कुछ ऐसा पहनना चाहिए जो आपको कॉन्फिडेंस दे, ना कि आपसे कॉन्फिडेंस ले। बहुत सारी फीमेल कैंडिडेट साड़ी पहन लेती हैं पर फिर चल नहीं पाती हैं या संभाल नहीं पाती हैं खुद को, तो उसका कोई पॉइंट नहीं है। आपको वो कपड़े पहनने हैं उस दिन जो आपके कॉन्फिडेंस को और ऊपर लेकर जाएं, ना कि नीचे लेकर जाएं। फीमेल्स के लिए मैं रिकमेंड करूँगी कि अगर आप सूट पहनना चाहते हैं और साड़ी नहीं पहनना चाहते तो इट्स ओके, लेकिन जो भी आप पहने वो
थोड़ा इंडियन टेक्सटाइल हो, मतलब ऐसे कॉटन पहने जो फॉर्मल लगता है, क्योंकि जनरली हम कॉटन को फॉर्मल्स में कंसिडर करते हैं, तो आप कॉटन साड़ी पहने। बहुत सारी कैंडिडेट्स चंदेरी साड़ी और ये सब भी पहनते हैं क्योंकि वो अपने अपने स्टेट्स की साड़ीज़ पहनना चाहते हैं। दैट्स ओके, यू कैन टोटली वेयर इट। थोड़ी कलर टोन जो है वो आप फॉर्मल रखिए, ऐसा नहीं कि आप नियॉन ग्रीन पहनकर चले गए। यू कैन डू इट बट इट वोंट लीव अ गुड इंप्रेशन, मतलब इट शुड बी गुड टू सी, यू नो, इट शुड हैव अ कामिंग इफेक्ट रादर देन समथिंग विच इज़ वेरी लाउड। तो वो इंटरव्यू है, वो एक फॉर्मल सेटअप, आप शादी पे नहीं जा रहे हैं तो ऐसे बहुत ग्लिटरी चीज़ें मत पहनिए, ये फीमेल्स के लिए रहेगा। मेल्स के पास कम ऑप्शन रहते हैं, कुर्ता पजामा जनरली लड़के नहीं पहनते हैं इंटरव्यू में, तो वो वेस्टर्न फॉर्मल्स ही पहनते हैं। तो इसलिए मेल्स के लिए मैं यही कहूँगी कि जब आप अपने वेस्टर्न फॉर्मल्स चूज़ करते हैं, लाइट कलर की शर्ट चूज़ कीजिए, अवॉइड वेयरिंग अ डार्क कलर शर्ट। शूज़ का ज़्यादा ख्याल रखिए क्योंकि आपके शूज़ अगर फॉर्मल नहीं है तो उसका एक ख़राब इम्पैक्ट जाता है, आपके शूज़ दिखते हैं इंटरव्यू में। अपनी टाई को लेकर बहुत केयरफुल रहिए। एक बार एक कैंडिडेट को एक कार्टून वाली टाई पहनाए थे, तो वो आपकी पर्सनैलिटी का पार्ट हो सकता है, पर यूपीएससी इंटरव्यू में मत दिखाए तो बेटर रहेगा। तो इन्हीं चीज़ों का ख्याल रखिए। और बहुत लोग ओवर साइज या बहुत टाइट कोट्स पहनाते हैं, तो अपने साइज़ का कोट लीजिए, आप नया नहीं खरीद सकते हैं, किसी दोस्त का, भाई का ले लीजिए, लेकिन वो आपको फिट हो तो आप ज़्यादा प्रेजेंटेबल लगेंगे। और ये मौका आपको बहुत सालों की मेहनत के बाद मिलता है, इसको एक कोट के लिए गंवाना मेरे हिसाब से लाजमी नहीं है। अच्छा, एक कमेंट सेक्शन में ये सवाल आया कि अगर इंटरव्यू में आपको गाना या डांस करने के लिए बोल दिया जाए, वैसे ऐसा होता भी है कि नहीं, मुझे इस पे डाउट है। ऐसा बिल्कुल होता है। एक कैंडिडेट थी, उनका इस बार सिलेक्शन नहीं हुआ, लेकिन बहुत ही ब्राइट कैंडिडेट, उन्हें हमने, वो थिएटर से आती थी, तो उन्हें हमने एक रोल प्ले करने को कहा और एक सिचुएशन दी, और फर्स्ट 2 मिनट्स ऑफ हर इंटरव्यू शी वन हार्ट्स ऑफ ऑल द इंटरव्यूअर्स। जब आपको ऐसा मौका मिलता है कि आपको या तो पोइट्री रिसाइट करना, डांस अक्सर नहीं करवाते हैं, गाना या थिएटर, इससे रिलेटेड कोई अपॉर्चुनिटी मिले, इसे प्लीज़ अपने बेस्ट इंटरेस्ट में यूज़ कीजिए, क्योंकि वहाँ आप इंटरव्यूअर का दिल जीत सकते हैं। दिमाग बाद में जीत लेंगे थ्रू आउट द इंटरव्यू, बट यू विल गेट अ प्लेस इन देयर हार्ट बाय डूइंग गुड एट दैट। तो ये मुझे लगता है गोल्डन अपॉर्चुनिटी होती है। मेरे एक फ्रेंड थे जिनके इंटरव्यू में उनसे पोइट्री रिसाइट करने को कहा गया, बहुत अच्छे नंबर पाए उन्होंने इंटरव्यू में, उन्होंने पहले 5 मिनट में ही बोर्ड को अपने फेवर में पुल कर लिया एक अच्छी पोइट्री रिसाइट करके। तो ऐसा होता है इंटरव्यू में, और इसका अच्छे से फ़ायदा भी उठाना चाहिए हर कैंडिडेट को। ठीक है, इसके अलावा मतलब नाचने गाने को कहें तो थोड़ा कर देना आप। नाचने को तो नहीं कहते हैं, पर गाने को कहें तो बिल्कुल कीजिएगा। और इंटरव्यूअर्स भी थक जाते हैं इतने सारे इंटरव्यूज़ लेकर, तो उनके लिए भी ये एक फ्रेश एयर की तरह होता है जब कोई अच्छा गा देता है, अच्छी पोइट्री सुना देता है। तो दे ऑल्सो लुक फॉरवर्ड टू इट, क्योंकि है तो इन दी एंड वो भी ह्यूमन बींग्स, जब वो दिन में 15-20 इंटरव्यूज़ ले रहे होते हैं, तो आप स्टैंड आउट कर सकते हैं ऐसे कि हमें याद रहे कि एक कैंडिडेट थी जिन्होंने गाया बहुत अच्छा, तो आप ऐसे स्टैंड आउट कर सकते हैं अपने इंटरव्यू में। और इसके अलावा एक सवाल ये भी कि कई कैंडिडेट, कभी आपके साथ ऐसा हुआ है कि कोई कैंडिडेट जो है वो ब्रेक डाउन कर गया हो, रो दिया हो उसने, मतलब उस स्ट्रेस और प्रेशर के अंदर आकर? एक कैंडिडेट थी जो ऑलरेडी एसएससी क्वालिफाई किया हुआ था उन्होंने, लेकिन जब उनका यूपीएससी का इंटरव्यू था, उस इंटरव्यू में हमारे पैनल पर एक इकोनॉमिक्स के ही टीचर थे, उन्होंने इकोनॉमिक्स का सवाल पूछा और वो कैंडिडेट रोने लग गई। अब वो इतना रोने लग गई कि हमें इंटरव्यू बीच में रोकना पड़ा। हमने उन्हें बोला आप रेस्ट रूम यूज़ कीजिए, पानी पीजिए, ऑफ कोर्स वी हैड टू कंफर्ट हर। तो बाद में हमारे जो पैनलिस्ट कलीग थे उन्होंने हमें कहा भी कि क्या मैं इतना हार्श था, क्या मैंने इतना मुश्किल सवाल पूछ लिया कि वो कैंडिडेट रो दी। तो हमने उन्हें समझाया कि आपका सवाल मुश्किल नहीं था, आपने तो इकोनॉमिक्स का ही सवाल पूछा था, लेकिन शायद वो कैंडिडेट की मनोस्थिति जो थी, उनके साथ कुछ चल रहा होगा। तो फिर जब मैंने उस कैंडिडेट से बात की तो मुझे पता चला उनके घर में किसी का देहांत हो गया था, तो वो प्रेशर सिचुएशन में ब्रेक डाउन कर गई। अब ब्रेक डाउन करना टू बी ऑनेस्ट इज़ नेचुरल, मतलब किसी के भी साथ ह्यूमन तरीके से ये हो सकता है, लेकिन एक इंटरव्यू वाली सिचुएशन जहाँ आपका टेस्ट ही ये है कि आप कितना प्रेशर झेल सकते हैं, उसमें ये करना थोड़ा सा डिसअपॉइंटिंग हो जाता है। तो आपको अपना काम बना कर रखना है, क्योंकि आप एक प्रशासनिक सेवक बनने जा रहे हैं। मान लीजिए यहाँ दंगे हो जाएं और आप एक प्रशासनिक सेवक हैं, तो अगर आप उस स्थिति में रोने लग जाएंगे तो वो हेल्पफुल नहीं रहेगा। रैदर यू हैव टू पुल योर सेल्फ अप एंड डू योर बेस्ट इन सच अ सिचुएशन। यही आपको इंटरव्यू में करना होता है। लेकिन अगर कभी ऐसा आपके साथ ऐसी स्थिति हुई भी है, ऐसा हो जाए, आपने कहा कि थोड़ा कंफर्ट करते हैं, फिर सवालों का जो लेवल है उसको भी आप कम कर देते हैं? आइडिया यही होता है, जब हम आपको कंफर्ट कर रहे हैं तो आइडिया यही रहता है कि हम आपको इतना कंफर्ट दें कि जो चीज़ें आप बताना चाहते हैं उस बारे में बात करें, क्योंकि अगर कॉन्वर्सेशन ही नहीं होगा तो हम टेस्ट ही नहीं कर पाएंगे आपकी पर्सनालिटी। तो आइडिया आपसे बात करना, वो चाहे 100 के लेवल पर हो पाए, 50 पर हो पाए या 10 पर हो पाए, तो पैनलिस्ट अपना लेवल चेंज कर लेते हैं लुकिंग एट द लेवल ऑफ द कैंडिडेट। और कई स्टूडेंट्स होते हैं
किसी ने ब्रेक डाउन कर दिया, कोई दो जोक भी मार गया, ऐसा भी होता है? बिल्कुल होता है। हम अपॉर्चुनिटी भी देते हैं कैंडिडेट्स को कि कोई जोक सुनाइए, लेकिन मान लीजिए आपने जोक सुना दिया पति और पत्नी का और बहुत ही सेक्सिस्ट जोक था, तो वो अच्छा इंप्रेशन नहीं देता। लेकिन कुछ स्मार्ट कैंडिडेट्स होते हैं, वो हाथी और चींटी के जोक सुना कर निकल जाते हैं, तो ऐसे कैंडिडेट्स को अप्रिशिएट भी किया जाता है कि उनके पास प्रेजेंस ऑफ माइंड भी है, उन्होंने उसको अच्छे से, जो विंडो उन्हें दी गई इंटरव्यूअर के द्वारा, उन्होंने उसको यूज़ भी किया, तो ऐसे कैंडिडेट्स को एक बोनस पॉइंट भी मिलता है उसके लिए। और एक आपने, मतलब मैं अपनी चीट शीट का इस्तेमाल कर रही हूँ। आप एक बार इंटरव्यू के अंदर, जो मॉक इंटरव्यूज आप करते हैं, उसमें आपने पूछा कि जिस रास्ते से आप आए उस रास्ते के बीच में कितने जो बस स्टॉप्स होते हैं वो उस रास्ते में थे। तो ये जो सवाल होते हैं, जो आप सोचेंगे नहीं कि भाई आज हम जा रहे हैं, कितने बस स्टैंड आए रास्ते में, कौन सा स्टॉप आया, वो आप प्रेजेंस ऑफ माइंड टेस्ट करने के लिए पूछे जाते हैं? देखिए, एक आम आदमी को ये नहीं पता होना कि कितने बस स्टैंड आए, एक बार को एक्सेप्टेबल है, पर जब आप यूपीएससी की तैयारी कर रहे हैं, आप एक प्रशासनिक सेवक बनने जा रहे हैं और आपको यही नहीं पता कि आपके आसपास क्या हो रहा है, तो इंटरनेशनली क्या हो रहा है, मालदीव्स में क्या हो रहा है, यूएस में क्या हो रहा है, यूके में क्या हो रहा है, ये सब तो बहुत दूर की बात है, आपको यही नहीं पता कि आपके आसपास क्या हो रहा है। अब जब हम ये पूछते हैं कि आपके रास्ते में कितने बस स्टैंड आए, तो मैं ये नहीं जानना चाहती कि आप मुझे डेफिनेटली बताएं ही कि 10 बस स्टैंड आए। मैं आपसे ये सवाल ये रहेगा कि कोई भी 3 बस स्टैंड बता दीजिए। तो आइडिया ये टेस्ट करना नहीं है कि आप बस स्टैंड्स गिनने बैठ जाएं या उसके बाद से आप बस स्टैंड्स ही गिनते रहें हर जगह। आइडिया ये है कि आप कितने अवेयर रहते हैं जब आप कहीं से गुजर रहे हैं, कि आप देखते हैं वहाँ कौन सा बस स्टैंड है, कि आप उसके बारे में सोचते हैं। अगर आप किसी स्लम के बाहर से गुजर रहे हैं, कि आप सोचते हैं कि दिल्ली में भी स्लम होते हैं, या दिल्ली में भी ऐसे लोग हैं जो हमें चकाचौंध दिखती है दिल्ली की, लेकिन जो आज भी झुग्गी झोपड़ी में रहकर स्ट्रगल कर रहे हैं, उनके क्या इश्यूज़ हैं, उनके बारे में क्या सॉल्यूशन हो सकता है। तो ये जो इंट्रोस्पेक्शन है, ये जो चिंतन है, क्या ये आप में इसके टेनेट्स हैं? अगर ये हैं तो इसको अप्रिशिएट किया जाता है। अच्छा, आपके कई स्टूडेंट्स फैंस तो हैं ही, लेकिन अब सुनने में ये भी है कि भाई एक्टिंग में भी आप अपना हाथ आजमा सकती हैं, सही है कि नहीं? मैं ट्रेंड हूँ थिएटर में, मैंने स्कूल और कॉलेज में थिएटर किया है, लेकिन अभी मेरा एक्टिंग में जाने का कोई मूड नहीं है, तो अभी मैं टीचर बन के खुश हूँ। इसलिए मेरे को एज एन एक्टर और एक्ट्रेस देखने के लिए बहुत लंबा वेट करना पड़ेगा। लेकिन ऑफर आ रहे हैं कि नहीं? थोड़े बहुत ऑफर्स आ रहे हैं, तो देखते हैं कैसे जाता है। लाइफ शुड बी एन एक्साइटिंग राइड, तो देखते हैं लाइफ कहाँ लेकर जाती है। तो टीचर टर्न्ड एक्टर ऐसा हो सकता है कभी तो? आप विश करेंगे तो ऐसा हो जाएगा। हम तो करेंगे। ठीक है। और सलोनी जी, बहुत बहुत शुक्रिया न्यूज़ तक पर यूपीएससी एक्स्ट्रा क्लास में खास हमारे साथ जुड़ने के लिए। आगे भी इस तरह के और इंटरव्यूज़, और हम ये ज़रूर चाहेंगे कि आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिख के बताएं कि सलोनी जी के साथ आपको हमारा ये इंटरव्यू कैसा लगा।